ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशन अनवी, 796 के लिए, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। सबसे पहले बताओ रिएक्शन कैसा था घर पे, पेरेंट्स का, आपका, कैसे रिएक्ट किया? मतलब मेरे को ये जानना है कि बच्चे जब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करते हैं तो घर वालों का कैसा रिएक्शन होता है। हाँ तो सर मेरी मॉम तो एक्चुअली घर पे नहीं थी, ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे हूँ, तो मेरी ओके। दादी रो रही थी बिकॉज शी वाज टू हैप्पी हाँ। एंड माय फादर वाज he was also happy but a little disappointed you can say। क्यों? मैंने फिजिक्स में टू तीन लाइक सिली मिस्टेक्स कर दिया था, दो तीन। ओके। तो उनको था कि अगर ये बेटर हो जाता तो फिर मे बी 200 रैंक आ जाती। हाँ, तो दैट आई नो, आपने बताया भी था मेरे को कि दो तीन सिली मिस्टेक्स हो गए आपके, जिस वजह से थोड़ा सा पीछे 796 हो गया, अदरवाइज तो 200 के ऊपर ही आपका रैंक था ही हाँ उसके अंदर, फॉर श्योर था। बट चलो कोई बात नहीं, आई थिंक इट डजेंट मैटर कि रैंक क्या रहती है। एमबीबीएस करना ही मेन प्रायोरिटी होती है। आफ्टर दैन आप जब आप पीजी लेवल पर जाते हो तो फिर उसके बाद फिर आप किस में स्पेशलाइजेशन करते हो, दैट थिंग मैटर्स द मोस्ट। अच्छा, पेरेंट्स क्या करते हैं आपके? सर मेरी मॉम एक्चुअली फिजिक्स पढ़ाती है टू ओके, 11th वेरी एंड गुड। 12th एंड माय फादर इज एन एडवोकेट। ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो पेरेंट्स की काफी हेल्प मिली। पेरेंट्स का जर्नी में क्या रोल था, एक बार मेरे को थोड़ा सा पेरेंट्स का बारे में बताओ, कैसे उन्होंने आपको सपोर्ट किया, क्या आपकी जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आए? सो माय मॉम एक्चुअली स्टार्टेड टीचिंग मी फिजिक्स फ्रॉम सिक्स्थ ओनली, मतलब थोड़ा बहुत बेसिक्स। तो ओके। सिक्स्थ क्लास जैसे काइनेमैटिक्स में बेसिक्स हो गए, फॉर्मूलाज ये वो। हम्म। तो सिक्स ईयर आई हैड अ गुड ग्रिप इन फिजिक्स। ओके। And then 10th maybe I did a lot of 11th portion in ओके। 10th only, like kinematics का major, and हम्म। then fluid solids के बाद तो 11th में ही कर लिया। and ओके। 12th में भी बहुत help हमने, ओके। but with आपके lectures ज़्यादा helpful and ज़्यादा diverse थे ना, ज़्यादा conceptual। हाँ, so तो क्योंकि पूरा जैसे सपोर्ट नीट मतलब घर पे आपकी मम्मी का मिल जाता था, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो तो आपके पास सपोर्ट सिस्टम तो ऑलरेडी रेडी था लेक्चर्स के साथ साथ। दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब पेरेंट्स का सपोर्ट जर्नी के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उनका रोल, टीचर का रोल, सबका मतलब एफर्ट तो स्टूडेंट डालता ही है, पर बैकअप में जो सपोर्ट रहता है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिना सपोर्ट सिस्टम के आगे गाड़ी नहीं बढ़ती। अच्छा, मेरे को ये बताओ, कुछ ऐसा कहीं मोमेंट आया कि ऐसा लगा हो कि यार इस वक्त थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, मैं बोर हो गई, या थोड़ी सी एनर्जी लेवल डाउन हो गए, तो कैसे फिर उसको, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, आपने 2 ईयर की जर्नी पूरी करी, ठीक है ना, 2 ईयर की जर्नी पूरी करने के बाद 11th करा, 12th करा, फिर फर्स्ट टाइम पे आपने नीट निकाला। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टार्ट तो बहुत मतलब एंथुजियास्टिक वे में कर देते हैं, बहुत ज्यादा शुरू में एनर्जी लेवल बहुत हाई रहते हैं, पर मिडिल ऑफ द जर्नी में जा करके वो थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं और फिर उनको थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं, कई टॉपिक्स छोड़ देते हैं। तो आपने ये सब कैसे कोप अप किया? तो स्पेशली इन 12th क्लास जब मेरा पूरा सिलेबस हो गया था, हम्म। सो आई वाज रियली फेड अप क्योंकि बार बार रिपीटेड लेक्चर्स आ रहे थे। तो टेस्ट रियली हेल्प मी आउट बिकॉज दैट केप्ट मी मोटिवेटेड कि अब इस टेस्ट के लिए पढ़ना है, इस टेस्ट के लिए हम्म। पढ़ना है। तो टेस्ट वाज वेरी हेल्पफुल। ओके, मतलब छोटी छोटी टेस्ट में जो आपको सक्सेस मिली होगी, तो उस सक्सेस से आप मोटिवेटेड फील कर रहे होगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं ना कि एकदम से एंड गोल को सोच लेते हैं कि नीट के अंदर तो मेरी इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी, तो आपने अपने छोटी छोटी सक्सेस को ही, छोटी छोटी स्टेप्स को ही बहुत ज्यादा पॉजिटिव वे में लिया, और उसने ही आपको बहुत ज्यादा एनकरेज रखा और आपने अच्छी रैंक हासिल करी। दैट्स करेक्ट। ओके, अच्छा, मेरे को टेस्ट के बारे में बताओ, टेस्ट अटेम्प्ट करने की क्या स्ट्रैटेजी रहती थी? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, फिजिक्स को ऐसे लेते हैं, फिजिक्स तो हम फॉर्मूला बेस्ड कर लेते हैं, न्यूमेरिकल्स जो होंगे बहुत हाई लेवल के होंगे तो हम छोड़ देंगे, सिली मिस्टेक्स भी उनकी बहुत सारी होती हैं। तो आपने टेस्ट में सबको कैसे मैनेज किया? सो सिली मिस्टेक्स के लिए स्पेशली हम्म। बिकॉज जब मैं स्टार्ट देती थी तो फिर बहुत ही ज्यादा हो जाते थे। तो वो तो टेस्ट ही ओवरकम किए एंड प्रॉपरली एक बार में ही क्वेश्चन पढ़ के एक बार में ही उसको सॉल्व कर देना कि ताकि मैं बार बार वापस नहीं आऊँ। ओके। एंड क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आई थिंक मैं वही 2-3 राउंड्स में अटेम्प्ट करती थी। आपने ओके, तो सुना जैसे ही मैंने होगा वो। आपको वो स्ट्रैटेजी बताया हुआ था कि 2-3 लेवल के अंदर आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, तो वैसे ही गो थ्रू करते, तो फर्स्ट राउंड में कैसे हाँ, करते थे आप? उसमें सिर्फ आसान क्वेश्चंस करती थी एंड जो ओके, स्लाइटली टफ टफ होते थे वो ये 3 लेवल्स में डिवाइड कर लिया था मैंने। फाइन। अच्छा, नीट 2025 का पेपर देख करके क्या रिएक्शन था, स्पेशली फिजिक्स का? सर एक्चुअली मैं देख के हंसने लगी थी लाइक दिमाग में, क्योंकि आई वाज कि इतने टफ क्वेश्चंस अगर हाँ। मुझसे नहीं हो रहे तो किससे नहीं हो रहे, क्योंकि मैंने भी बहुत हाई लेवल पढ़ाई की थी फिजिक्स में। हाँ। तो ओके। आई वाज
हाँ, तो मैंने सब पे सर्कल ही कर दिया था जो टफ क्वेश्चंस थे। ओके, तो फिर उस वक्त थोड़ा सा मोरल तो डाउन हो गया होगा कि पेपर देख करके कि अरे इतना हाई लेवल पेपर आ गया, अब कैसे होगा, मैंने तो इतनी अच्छी तैयारी कर रखी है, सब कुछ कर रखा है। तो उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकली, So मतलब I कैसे took, मैनेज किया आपने? so I did a breathing exercise, very deep breaths, and then I calmed myself down. हम्म। And then all the teachers used to tell me the same thing only, like अगर आपके लिए टफ है तो सबके लिए टफ है, कट ऑफ करेक्ट। नीचे चला जाए, so वैसा कुछ टेंशन नहीं लेने का। एंड ठीक है। देन हाँ, तो बस मैंने जो क्वेश्चंस मुझसे प्रॉपरली बन रहे थे वही कर लिया, जो टफ थे वो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। ओके, मतलब ज्यादा ओवर थिंकिंग आपने पेपर में नहीं करी, जो आपकी स्ट्रेंथ थी आपने उस पर ही फोकस्ड रखा, और आपको पता था कि हाँ अगर पेपर टफ मेरे लिए है तो सबके लिए ही टफ होगा, तो इट्स बेस्ट कि जो मैं कर सकती हूँ अपना बेस्ट वही करूं, और उतने में ही मेरा अच्छा रैंक आ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, है ना? यस सर। अच्छा, 12th क्लास क्लियर करके जस्ट नीट का एग्जाम देने वाले बच्चे आप लोग इतना सारा मतलब मैच्योरिटी कैसे लाते हो? मतलब ये 3-4 साल ड्रॉप करने वाले स्टूडेंट भी पेपर के अंदर जाकर के बहुत ज्यादा मतलब परेशान हो जाते हैं, और उनको भी काफी ज्यादा एकदम से डिमोटिवेशन हो जाता है, कोप अप नहीं कर पाते। आप लोग कैसे इतना टेम्परामेंट लाते हो? Sir, I think my parents have a really big hand in this because they started preparing me from 10th only, like my ओके। maturity level. हम्म। So they prepared me for higher level only from 10th only. Like everything ओके। I study was higher level only. सो वही मैंने बोला, पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना बच्चों का मेंटल लेवल इतने ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है। दैट्स मींस आपको पेरेंट्स ने शुरू से ही ये गाइड कर रखा है कि नीट का एग्जाम कैसा भी आए यू हैव टू क्रैक इट, ठीक है ना? आपको ये लाइटली लेते हुए नहीं चलना कि पेपर बहुत इजी आएगा, पेपर बहुत टफ आएगा। जस्ट डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू एंड जस्ट डू योर बेस्ट ऑन दैट डे। करेक्ट? ओके। अच्छा, मेरे को एक चीज और बताओ, अभी बहुत सारे स्टूडेंट 2026 की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है ना? अब क्योंकि आप तो 12th क्लास जस्ट क्लियर करके ही नीट क्लियर कर रहे हो, ठीक है ना? और वो जो स्टूडेंट होंगे उनमें बहुत सारे बच्चे फर्स्ट ड्रॉपर भी होंगे, सेकंड ड्रॉपर भी होंगे। तो ड्रॉप करना क्या, मतलब ड्रॉप करना क्या इसमें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, या नीट क्लियर हो गया दैट इज मोर इंपॉर्टेंट? व्हाट डू यू सजेस्ट? अकॉर्डिंग टू मी नीट क्लियर हो गया दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज MBBS आप किसी भी कॉलेज से करो वो हार्डली इट मैटर्स। आई मीन मैंने बहुत लोगों को सुना है, इनफैक्ट डॉक्टर्स को ही, वो बोलते हैं कि MD इज डेफिनेटली मोर इम्पोर्टेंट देन MBBS। तो अगर आपके पास ऑप्शन हुआ कि MD में आप ड्रॉप लोगे, दैट इज मोर क्रूशियल देन MBBS के लिए आप ड्रॉप लो। करेक्ट, वेरी गुड। तो मैं भी स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ कि अगर आपने फर्स्ट ड्रॉप किया, सेकंड ड्रॉप किया, थर्ड हो गया, कई बच्चे फिफ्थ ड्रॉप भी लेते हैं, बट अगर आपका गोल क्लियर हो गया ना तो दैट थिंग मैटर्स द मोस्ट। आप डॉक्टर की पहली स्टेज अगर क्लियर कर गए तो आगे चल करके डेफिनेटली आप अच्छा कर जाओगे। ओके। अच्छा, आपकी जो पूरी 2 साल की जर्नी रही उसको अगर समराइज करना हो तो एक बार मेरे को जल्दी से समराइज करके बताओ कि कैसे आपने प्रिपरेशन करी, आपका टाइम टेबल क्या था, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आपकी क्या थी, ठीक है ना? नोट्स आपने कैसे बनाए, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये बहुत ज्यादा जानना रहता है कि टॉपर्स जो है ना, हम उनसे पूछेंगे उन्होंने नोट्स कैसे बनाए, प्रॉब्लम्स कैसे करते थे। तो एक बार फटाफट से मेरे को क्विकली समराइज करके बता दो कि 2 साल में आपने कैसे प्रिपरेशन करी। So I did according to what teachers said mostly. जैसे आप भी क्लास में बोलते थे, I listened to that. So notes में वही मैं क्लास के साथ साथ नोट्स बनाती थी। ओके। And then आप दे like मैं पहले लेक्चर सुनती थी, and then I used to pause the video and then make notes. So I did that, and then test series I was very regular with that. ओके। And because I had to manage it with school as well. तो school हाँ। के tests and इधर online tests तो वो manage करने पड़ते थे। ओके। टाइम टेबल कैसे बनाया फिर स्कूल के साथ प्रिपरेशन करते हुए? तो थोड़ा सा डिफिकल्टी हुआ होगा। तो सर फॉर दैट मैंने सिलेबस थोड़ा पहले ही कर लिया था, तो Okay. टाइम टेबल सभी वेरी करता था मोस्टली, बिकॉज Okay. मैं चैप्टर को माइंड में रख के चलती थी कि आज मुझे ये चैप्टर करना है एंड ये 3 चैप्टर में से मुझे ये 3 बुक्स में से करना है। सो Okay. मेरा टाइम टेबल नहीं रहता था, नॉट समथिंग ऑन द पेपर। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सर क्योंकि स्टूडेंट ये पूछता है ना कि मैं 4 घंटे पढ़ाई कर लूं मेरे लिए बहुत है, 5 घंटे पढ़ाई कर लूं मेरे लिए बहुत है, 6 घंटे पढ़ लूं मेरे लिए बहुत है, तो कितने में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? तो इसलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? क्या रिएक्शन है आपका इस क्वेश्चन पे? आई थिंक सब टॉपर्स यही बोलते हैं कि दे डोंट काउंट हाउ मेनी आवर्स दे स्टडी। We actually don't. I mean, after coaching, मतलब ऐसे अगर मेरी एंड होगी अराउंड 4 o'clock 5 o'clock, उसके बाद I used to study till 10। डिनर के लिए थोड़ा सा पार्ट रह जाता था,
उसमें, ओके एंड देन 10 o'clock तक स्टडी करती थी, एंड आई एम अ लेट नाइट, तो मैं लेट नाइट लाइक 1 o'clock के आसपास स्टडी कर लेती थी, ओके एंड देन आई यूज्ड एंड वेक अप एट 7, ओके 7 8 5 अकॉर्डिंग इफ देयर इज अ टेस्ट और नॉट। हम्म ठीक है। मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि घंटे मैटर नहीं करते, सेटिस्फैक्शन मैटर करता है कि आपने अपना टारगेट जो सेट किया है, दैट गोल इज अचीव्ड और नॉट। इससे फर्क नहीं पड़ रहा आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, 5 घंटे पढ़ रहे हो या 6 घंटे पढ़ रहे हो, राइट? तो राइट। आपने अपने डेली टारगेट सेट करे और उन डेली टारगेट्स को अपने हिसाब से आपने अप्रोच किया। इट डजेंट मैटर आपको 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, या शुरू शुरू में ऑब्वियसली थोड़ा सा, अच्छा शुरू शुरू में प्रेशर आया होगा जब आपने स्टार्टिंग की होगी, है ना? बहुत ज्यादा लगा होगा कि एकदम से ये तो बहुत सिनेरियो ही चेंज हो गया। 10th क्लास के अंदर तो कुछ और होता है, 11th का तो एकदम से जाकर के डायनेमिक्स चेंज हो जाते हैं। तो वो 11th के स्टूडेंट के लिए कैसा, क्या फीलिंग रहता है उसका? तो सर 11th में क्योंकि मैंने इतने सारे बच्चों को देखे थे, तो आई सॉ द कंपटीशन, तो दैट रियली प्रेशराइज्ड मी प्रोबब्ली टिल जून। तो ऐसा लगता था कि अब मैं इतने बच्चों में कैसे compete करूंगी, विल आई बी ओके एबल टू डू इट, और बट देन आई वाज रेगुलर इन टेस्ट्स, तो ओके धीरे धीरे देन आई बिकेम अ टॉप रैंकर देन। ओके फाइन फाइन फाइन, वेरी गुड। मतलब आपकी जर्नी काफी एनकरेजिंग है, और मतलब क्लियरली आपने ये बता दिया कि हाँ, टाइम डजंट मैटर, अल्टीमेटली मैटर्स कि आपका गोल अचीव हुआ या नहीं हुआ, आपको सेटिस्फैक्शन है पढ़ के या नहीं है। आपने प्रॉब्लम्स भी पूरे लगाए, नोट्स भी पूरे फॉलो किए, टेस्ट भी पूरे मैनेज किए। अच्छा, टेस्ट का कितना इंपॉर्टेंट रोल था जो लास्ट में आपने टेस्ट दिए थे? मार्क्स कितने रहते थे उसमें फिजिक्स में? सर फिजिक्स में तो ऑलमोस्ट 175 एंड 180 रहते थे। ओके, ठीक है। हाँ। और जैसे फिजिक्स में आप कैसे मैनेज करते थे? सपोज करो आपने काइनेमेटिक्स का टेस्ट दिया और काइनेमेटिक्स के टेस्ट में आपके लेट्स से दैट आपके 160 मार्क्स आए, तो आप उसके बाद क्या करते थे? क्या आपका काइनेमेटिक्स को वापस से रिवाइज करते थे, या आपका एक्चुअली में अप्रोच क्या था? टॉपिक वाइज तो आपका सर अप्रोच क्या था? I used to analyze the questions वो कैसे गलत हुए. If they are really out of syllabus, then I used to leave it. I discussed it with my teachers. ओके If not, then I used to study that topic only and note it down in my mistake book. I had a mistake book for each subject, so 4 ओके mistakes book. So I used to revise that regularly and note down all my mistakes in that. चलो ठीक है। मतलब आपने अपनी जो छोटी छोटी मिस्टेक्स थी टॉपिक वाइज उसको धीरे 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 इम्प्रूव करा, और देन फिर यू अप्रोच फॉर मेजर टेस्ट, एंड आपको परफेक्ट रैंक मिली, ठीक है ना? आई थिंक और ज्यादा परफेक्ट होती, बट ठीक है, इट्स ओके। दिस रैंक इज ऑल्सो गुड फॉर फर्स्ट टाइमर स्टूडेंट जो नीट क्रैक करने जा रहा है, और वो भी ऐसे ऐसे सिचुएशन में जहां मतलब किसी का भी दिल बैठ जाए इतना खतरनाक पेपर देख करके। अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था आपका? So physics ही था. अच्छा, फिजिक्स ही था आपका। ओके, एंड बायो? But तो इनिशियली फिजिक्स नहीं था वो, एक्चुअली आई थिंक 11th के एंड में आते आते फिजिक्स हुआ, क्योंकि आई रियली एंजॉयड वाचिंग योर लेक्चर्स एंड एवरीथिंग. स्टार्टिंग में इट ओके वाज डेफिनेटली, एंड बायो बायो भी था. आई मतलब थोड़ा आई थिंक टेक्निकल एंड न्यूमेरिकल ज्यादा बेस्ड, आई लाइक यूज्ड टू लाइक ओके। दैट. तो कहीं ऐसा तो नहीं किया फिजिक्स आखिरी में जाकर के बहुत अच्छा लगा तो फिर फिजिक्स ही फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दिया, बायो और केमिस्ट्री थोड़ा कम हो गया? सो वो तो हुआ था आई थिंक 2-3 वीक्स के लिए था वो कि सिर्फ फिजिक्स ही कर रही हूँ, ओके, बट देन आई दैट बैलेंस. ठीक है। मतलब वो थोड़ा सा फेज से बाहर आना होता है स्टूडेंट को, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार जब चीज हमें अच्छी नहीं लगती और वो अचानक से अच्छी लगने लग जाए, तो वी लव दैट थिंग, और फिर हम उसमें ही बहुत ज्यादा कैरिड अवे हो जाते हैं। तो यू हैव टू बैलेंस ईच एंड एवरीथिंग। मेरा हर स्टूडेंट जो ये वीडियो देखेगा उसको ये सजेशन है, तीनों सब्जेक्ट भाई बैलेंस करते हुए चलो, ठीक है ना? फिजिक्स अच्छी लगेगी पर इतना ज्यादा प्यार नहीं करना, ठीक है ना? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को प्रॉपर वेटेज देते हुए ही स्टूडेंट्स को चलना है। नीट 2026 जो प्रिपेयर कर रहे हैं, ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं, उनको फटाफट से समराइज करके बता दो 2-3 पॉइंट्स जिन पे उनको फोकस्ड रहना चाहिए, कैसे उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए और किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए। So basically, you should focus mainly on NCRT, underlining each and every line, each and every term, emphasizing each and every line. ओके And then for physics, you should, solve many numericals. That is really helpful. And then understanding the numericals as well, because first time हम लोग solve कर लेते तो फिर हो जाता है, but second and third time you may find difficulty. So you have to really analyze those numericals. And then I'll say you have to be very patient, definitely, because this is a very long journey, 2 years. You have to be consistent and you have to keep that fire burning in you. फाइन, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब स्टूडेंट को पूरी तरीके से कहीं पर भी अगर थोड़ा सा भी स्टूडेंट अगर प्रेशर फील करता है या उससे प्रॉब्लम्स नहीं होते, तो उसको एक्चुअली में थोड़ा पेशेंट रह करके उस प्रॉब्लम के ऊपर वापस से काम करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि एक बार में तो प्रॉब्लम लग जाता है, पर थोड़ा 10-15 दिन बाद लगाते हैं तो भूल जाते हैं, ठीक है ना?
तो ये भूल जाने वाला फेज भी बहुत ही मतलब स्टूडेंट के लिए क्रूशियल होता है। तो मेन सजेशन मेरा भी यही सजेशन है और अनवी भी यही बता रही है कि जो भी बच्चे इस तरीके के फेज से गुजर रहे हैं, आप कंटिन्यूसली रिवीजन करते रहो और स्पेशली जो प्रॉब्लम्स आपको अच्छे लग रहे हैं, जो प्रॉब्लम आपको टफ लग रहे हैं, उनको टाइम टाइम पर रिवाइज करते रहो। अच्छा अनवी, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, अब क्या लगता है 2026 के पेपर में क्या उन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो पाएगा जो खाली फिजिक्स को थ्योरेटिकल सब्जेक्ट मान करके बैठे हुए हैं? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं। तो उनका माइंडसेट क्या होना चाहिए, उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए? मतलब थ्योरी के साथ साथ उनको प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए और हाई लेवल पे जाना चाहिए ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रॉब्लम्स के लिए, जैसा आपने बोला कि मैंने बहुत हाई लेवल तक करे थे, तो उन ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रॉब्लम्स को अप्रोच करने के लिए उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? The mindset to firstly should be that physics is very different from chemistry and bio. It has numericals, and then brainstorming के लिए तो we have to find like high level questions, but इतना and ये syllabus के अंदर तक ही, not a very out of syllabus. तो syllabus के अंदर तक you have to reach a certain level, and उसके बाद it becomes useless. तो उधर तो तक जैसे आपको आपने क्वेश्चन लेक्चर में करे थे प्रॉब्लम्स, वैसे आपके लिए सफिशिएंट थे, उतना आपका माइंडसेट डेवलप हो गया था? yes sir. करेक्ट। चलो इस बार तो मैं बच्चों को एसआरजी बैच भी करा रहा हूँ, तो एसआरजी के अंदर हम लोग इसी तरीके के प्रॉब्लम्स रखेंगे जिसमें स्टूडेंट को एक विजुअलाइजेशन की अप्रोच मिलेगी, जिसमें बच्चे ये देख पाएंगे कि एक्चुअली में जो टफ प्रॉब्लम्स होते हैं उनको अप्रोच करने का राइट अप्रोप्रिएट तरीका क्या होता है। तो आई थिंक इस ईयर तो काफी ज्यादा क्रूशियल रहेगा। पर अनवी, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है ना, मेरी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से आपको, आपके पेरेंट्स को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, ठीक है ना। आप आगे चल करके बहुत अच्छे डॉक्टर बनो, अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट बनो, ठीक है ना, हमारा भी, पेरेंट्स का और देश का नाम रोशन करो। तो थैंक यू सो मच, ठीक है ना, एंड स्टे कनेक्टेड। कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी पूछना हो तो मेरे से आप पूछ सकते हो।